आज हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे और यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं बाल विकास। ठीक है, पीरियड पीरियड टू एडोलसेंस। ऐसी एक यही ये भी एक साइकोलॉजी की ब्रांच है और जो कि जन्म से शुरू हो जाती है और एडोलसेंस मतलब होता है किशोरावस्था तक जाती है। बच्चे के जन्म लिया और विकसित करेगा। बच्चा हमेशा जन्म से ही विकसित हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कंसेप्ट मतलब उसका संपर्क क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट का? इट फोकस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंट बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू एडोलसेंस। तो जो प्रीनेटल पीरियड होता है 9th मंथ 10 डेज से लेकर एडोलसेंस 13 से 19 साल समथिंग 19 साल तक होता है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस दैट अकर सिंस बर्थ एंड एडोलसेंस। मतलब होता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है बाल विकास, बच्चे का विकास जो इंक्लूड करती है, शामिल करती है, वो जैविक होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है मतलब मनोवैज्ञानिक होता है, और सामयिक मतलब होता है सामयिक बदलाव घटित होने में बर्थ से ही मतलब जन्म से ही किशोरों में होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इतना हमारे लिए काम का है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं? देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस 5 प्रकार की मान सकते हैं: प्रीनेटल पीरियड, न्यूनेट पीरियड, बेबीहुड, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। तो प्रीनेटल पीरियड नवजन्म से पूर्व विकास, जो जन्म से पूर्व पहले विकास होता है वो प्रीनेटल होता है। 9 मंथ के माँ के गर्भ में होता है। ठीक है, 9 मंथ 10 डे माँ के गर्भ में होता है जब प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। न्यूनेट क्या होता है? जब नवजात शिशु जब जन्म के बाद 14 डेज का हो जाता है बच्चा, जन्म के बाद 14 डेज का होता है, उसे बोलते हैं न्यूनेट। ठीक है, और इसके बाद बेबीहुड क्या होता है? शैशवावस्था, जो 14 डेज के बाद 2 ईयर तक हो जाए बच्चा तो बेबीहुड कहलाता है। और चाइल्डहुड किसे कहते हैं? बाल्यावस्था, जो दो वर्ष से लेकर 12 साल तक का बच्चा चाइल्डहुड में आएगा। एडोलसेंस क्या कहलाता है? 12 से 19 ईयर टिल। ठीक है, अब दूसरी यूनिट है दूसरी ब्रांच है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या करता है? साइकोलॉजी में आता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी इंक्लूड द एंटायर लाइफ स्पेन ऑफ अ इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल की, कोई भी एक व्यक्ति की पूरे जीवन भर की जो पूरा जीवन का जो विकास होता है और जो डेवलपमेंट विकास होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान होता है, उसको शामिल करता है साइकोलॉजी। ठीक है, और ये लाइफ लॉन्ग चलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू वर्क, इसे बोलते हैं लोरा ई वर्क बोलते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता मतलब एडोलसेंस तक होने वाली सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, एक कॉन्वेक्शन पीरियड से लेकर एडोलसेंस तक होने वाली सभी परिवर्तनों को किया जाता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्राइवर, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जेम्स ड्राइवर। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। बर्थ टू मैच्योरिटी, इधर भी ऐसे ही कहा कि कॉन्वेक्शन पीरियड टू एडोलसेंस या मैच्योरिटी तक। ठीक है, अब आ जाते हैं, तीसरा है अकॉर्डिंग टू क्रो क्या होता है? पति पत्नी होते हैं, दो पीपल हैं और ये भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभ अवस्था तक होता है। कौन सा पीरियड टू एडोलसेंस, ये ऐसा कह रहा है कि एडोलसेंस की जो अर्ली स्टेज है उस वहाँ तक होता है। ठीक है, अब बाल मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा महत्व ही दिया जाता था। बाल मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा महत्व ही दिया जाता था जब साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। बालक के विकास को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। कभी कभी जब 5वीं शताब्दी तक, लेकिन धीरे धीरे कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने इम्पोर्टेंस देने शुरू करी कि बालक के विकास और मन को। उनमें ऐसे एक व्यक्ति थे जिनको कहते थे 17वीं शताब्दी के अंत तक आए, जॉन लॉक। इन्होंने की बच्चे के मन में टैबुला रासा कहा। सबसे पहले उन्होंने टैबुला रासा कहा बच्चे के मन को। ठीक है, ब्लैंक स्लेट का, इस पर कुछ भी लिख दो, कुछ भी भर दो। ठीक है, फिर अगर 18वीं शताब्दी की बात करें तो उसमें से एक पेस्टोलॉजी नाम की एक शब्द, एक 18वीं शताब्दी की बात करें तो उनमें से पेस्टोलॉजी नामक
पेस्टोलॉजी एक बालक विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक वितरण प्रस्तुत किए। साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसने? पेस्टोलॉजी ने वितरण किए। और पेस्टोलॉजी ने साइकोलॉजी को मानो माइंड की स्टडी कहा, स्टडी ऑफ माइंड कहा मन, ठीक है। स्टडी ऑफ माइंड किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने कहा, ठीक है, ध्यान रखना। स्टडी ऑफ माइंड किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने कहा। फर्स्ट इंट्रोड्यूस साइकोलॉजी एक्सप्लेनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, पेस्टोलॉजी। फर्स्टली इंट्रोड्यूस साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, पेस्टोलॉजी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, अब इनके बारे में है। बाल विकास एवं वृद्धि, बालक के विकास और वृद्धि में अंतर है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वृद्धि या अभिवृद्धि और अभिवृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग ही अभिप्राय के लिए किया जाता है, एक ही पर्याय के लिए किया जाता है सामान्यतः। लेकिन समान रूप में अभिवृद्धि मतलब होता है ग्रोथ, जब शब्द का प्रयोग शरीर तथा उनके अंगों और भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। जबकि विकास में सभी आपके मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक वृद्धि, बौद्धिक वृद्धि, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है। मतलब होलिस्टिक, मतलब सभी एरिया कवर किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अब इसमें एरिया ऑफ डेवलपमेंट, कहाँ डेवलपमेंट किए जाते हैं विकास में? इतने सारे डेवलपमेंट किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल, इंटेलेक्चुअल मतलब होता बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल जिसे बोलते हैं मेंटल स्किल, जिसमें और इसमें भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद मोरल, इमोशनल, सोशल। और मोरल और सोशल एक ही उसमें आ जाते हैं। तो 5 प्रकार के एरियाज हैं डेवलपमेंट के, विकास के 5 प्रकार के हैं। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मोरल। और मोरल और सोशल एक में रखे गए। फिर इसके बाद आ जाए मेजर। अगर हम कहें मेजर काइंड ऑफ ब्रॉड ऑफ डेवलपमेंट 4 टाइप के हैं। तो पहला है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ठीक है। इमोशनल को भावात्मक या प्रभावी प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फिजिकल। पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल, पी इसे बोलते हैं, इसको निमोनिक से याद रखते हैं, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, एक दूसरे से इंटीग्रेट होते हैं। और एक भी अगर पक्ष इसमें से बिगड़ा तो तीनों पर अफेक्ट आएंगे। एक सारे पक्ष एक दूसरे से इंटीग्रेट होते हैं और जुड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं विकास में चारों का कहीं ना कहीं रोल होता है। अगर एक भी पक्ष बिगड़ेगा तो चारों पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो फिजिकल है, मोटर डेवलपमेंट से जुड़ा है, गतिक विकास। कॉग्निटिव, मानसिक क्षमताएं से, थिंकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज इसमें आ गया। सोशल में आ गया, अडेप्टेशन की बात करते हैं, जिसमें मोरल डेवलपमेंट आ गया, अडेप्ट करते हैं, जहाँ पर चीज़ों से हम अडेप्ट करते हैं। इमोशन होता है सुख दुख और दूसरे इमोशनों को फील कर पाना, किसी के दूसरों को, तो इमोशनल हो गया, ठीक है। तो मेजरली PCSE ये मेजर काइंड ऑफ ब्रॉड ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अब टाइप ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं। टाइप ऑफ डेवलपमेंट में आप वही है कि हम एक एक करके सबको समझें। फिजिकल डेवलपमेंट होता है शारीरिक की बात, द चेंजेस इन साइज, शेप एंड फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब होता है जो हमारे जो बॉडी का जो समन्वय है, साइज एंड शेप एंड फिजिकल मैच्योरिटी से बॉडी का समन्वय होता है, उसी को हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट भी जुड़ जाता है, जिसमें स्ट्रेंथ की बात होती है। दो तरह के मोटर हमने आज तक मोटर स्किल्स पढ़े हैं, एक होता है ग्रॉस, एक होता है फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। तो ग्रॉस होता है स्थूल बड़ी वाली मसल्स, जिसमें पर बड़ी मसल का कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेशन में हम उससे मदद कर पाते हैं। द कोऑर्डिनेशन ऑफ लार्जेस्ट मूवमेंट योर बॉडी मेक विथ हिज आर्म, लेग, फीट ऑन हिज एंटायर बॉडी। जैसे हम जंप कर पाते हैं, रनिंग कर पाते हैं, होपिंग कर पाते हैं, ये सब क्या है? ग्रॉस है। फाइन क्या होता है? सूक्ष्म मसल्स, जिसमें उनका कोऑर्डिनेशन से हम कुछ कर पाते हैं, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स इन मूवमेंट यूजुअली इन्वॉल्विंग सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैंड एंड फिंगर विथ द आइज। जैसे सिलाई हो गई, बुनाई हो गई, कढ़ाई हो गई, पेंटिंग हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें छोटी छोटी मसल्स है, उनका यूज़ कोऑर्डिनेशन करके हम उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखें कि इसमें एक लिखा है कि फाइन और ग्रॉस मोटर की जो डायरेक्शन होती है वो ग्रॉस टू फाइन होती है। बड़ी मसल से ग्रॉस से फाइन, बड़ी मसल से छोटी मसल की वो जाती है, ग्रॉस टू फाइन जाती है। क्यों? पहले हम चलना सीखते, फिर बाद में लिखना। इसी प्रकार
ग्रॉस टू फाइन जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉग्निटिव, दूसरा जो मेजर डेवलपमेंट है, जो दूसरा मेजर डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञान विकास, जिसमें कंसेप्ट की बात होती है, मेंटल की बात होती है, इंटेलेक्चुअल स्किल की बात होती है, इंटेलिजेंट, और जहाँ इंटेलिजेंस किससे संबंध होता है, मस्तिष्क से संबंध होता है। कॉग्निटिव डील विद द प्रोसेस ऑफ नोइंग, मतलब जो होता है, जो बच्चा कॉग्निशन मतलब संज्ञान करता है, ज्ञान को जानने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है, तो कॉग्निशन में आएगा। इट इन्वॉल्व मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग हो गए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइजेशन हो गया। ये कहीं ना कहीं समझ बनाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारे पास दिमाग जो होता है दो तरीके से बटा हुआ है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट में लॉजिक आ गया हमारा और लैंग्वेज आता है। इसी यहीं पर चॉम्स्की बताते हैं कि एलईडी मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र जो होता है, वो चॉम्स्की बताते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषा बहुत तेज़ी से होती है ग्रोथ। शुरू में बच्चे की 2 से 6 वर्ष की अवस्था में सबसे तेज़ी से भाषा का अधिग्रहण होता है। और राइट में आती है हमारी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, स्किल्स, कौशल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, राइट हेमिस्फीयर में, ठीक। तो लेफ्ट ब्रेन राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपको अब आता है तीसरा मेजर टाइप, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट सामाजिक, द प्रोसेस गेनिंग द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू इंटरेक्ट सक्सेसफुली विद ईच अदर। किसी हम दूसरे से इंटरेक्ट करके हम किसी चीज़ को, नॉलेज को या उसके कौशल को सीखना सोशल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। इसमें अडेप्ट होता है, हम किसी चीज़ के अनुकूल में ढल जाते हैं और एडजस्ट करते हैं, एक्टिव मेंबर बनते हैं, किसी से 4 लोगों से बात करके कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसे सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फैमिली, पीयर, नेबरहुड, मद्रा स्कूल, ये सब क्या है, ये सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं चौथा मेजर डेवलपमेंट है इमोशनल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास बोलते हैं, जैसे संवेगात्मक विकास बोलेंगे या सामूहिक विकास बोलेंगे, जिसमें फीलिंग से बात होती है, फीलिंग की बात होती है, गुस्से की बात होती है, जो तुम्हारे अंदर जो बर्थ शुरू से ही जो 3 एंगर, फियर, लव, ये सब आपके बताते हैं, जो कौन बताते हैं, जॉन डीवी बताते हैं कि नहीं सॉरी जेबी वाटसन बताते हैं कि आपके 3 जो हैं एंगर, फियर, लव, जो आपके शुरू से ही है। तो फीलिंग एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू इवेंट, मतलब किसी तथ्य पर हमारी जो फीलिंग होते हैं, हमारे इमोशनल होते हैं, उस पर हम कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। चेंजेस, अंडरस्टैंडिंग वंस ओन फीलिंग एंड हाउ टू कंट्रोल एक्सप्रेस दैम, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो किसी दूसरों के सामने, ठीक है। अपने जो अपने क्या कहते हैं इमोशंस है, कैसे हम उसको दूसरों को दिखा पाते हैं, कैसे हम उससे अपने बात कर पाते हैं इमोशंस से, ठीक है। तो इमोशन डेवलपमेंट आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब मीनिंग ऑफ ग्रोथ जानते हैं। मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या होती है? वृद्धि का अर्थ बढ़ना या फैलना होता है, ठीक है। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, फैलना। डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जिसमें सोशल आ गया, इमोशनल, कॉग्निटिव और इसके बाद फिजिकल, सभी आ जाते हैं, सभी पक्ष आ जाते हैं। मतलब 4 जो मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट होते हैं वो सभी आ जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसी होती है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, थ्रू विच फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव चेंज अकर थ्रू आउट आवर लाइफ। हमारे पूरे जीवन में जो इमोशनल हो गया, कॉग्निटिव है, फिजिकल है, इसके बाद तुम्हारा सोशल जो चेंजेस आते हैं, उनसे क्या होता है, जो हमारा विकास का लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है, वो डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट इंक्लूड ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टिवली। डेवलपमेंट जो होती है शामिल की जा सकती है क्रमबद्धता, ऑर्डरली चलता है। पहले हम छोटे थे, फिर इसके बाद बड़े होंगे। पहले इन्फेंसी आएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, चाइल्डहुड आएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर एडोलसेंस आएगा, फिर इसके बाद एडल्टहुड आएगा। तो क्या होता है, ऑर्डरली होता है, ठीक है। हर स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आएगी। इसी प्रकार डेवलपमेंट एक प्रेडिक्टेबल भी है। अगर बच्चा छोटे से अच्छा है तो फिर उसका भविष्य बता दिया जाता है कि ये बड़े होकर और अच्छा कर पाएगा, ठीक है। तो प्रेडिक्टिवली कर सकते हैं, प्रेडिक्टिवली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेबीज लर्न क्रॉलिंग बिफोर देन कैन वॉक, मतलब होता है जब
बच्चा चलना तब शुरू करेगा जब वो रेंगना, पहले बच्चा रेंगता है फिर चलना शुरू करता है, ठीक है। डेवलपमेंट इंक्लूड मैच्योरेशन एंड ग्रोथ, इट पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट जो शामिल करता है वो परिपक्वता और ग्रोथ डेवलपमेंट के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। परिपक्वता और ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि और परिपक्वता, ये डेवलपमेंट के यही पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज बिगिंग एट कॉनकैप्शंस from development into embryo and fetus until it's one। डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गेनिज्म होता है, सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बिगिन जो होता है कौन गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है और डेवलपिंग करना स्टार्ट कर देता है एम्ब्रियो से फ्यूटस बनना, एम्ब्रियो से फ्यूटस अंटिल इट बॉर्न, जब तक वो जन्म ना लिया जाता है। मतलब एक भ्रूण से क्या होता है वो फ्यूटस बन जाता है, ठीक है। भ्रूण से वो फ्यूटस बन जाता है और फिर इसका जन्म, जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक वो डेवलपमेंट करता रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व बोथ ग्रोथ एंड डेक्लाइन, मतलब होता है ऐसा कि डेवलपमेंट कभी रिवर्स नहीं हो सकता है। ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज मतलब होता है डिक्लाइन होता है, मोस्टली बोथ ग्रोथ करता है डिक्लाइन भी करता है, कभी कभी घटता है, ग्रोथ करता है कभी घटता है कभी घटता है, एक कह रहा है वो, ठीक है। डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट इज द इन्फ्लुएंस बाय इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकली कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसेस। तो डेवलपमेंट एक प्रभावित है किससे, इंटरप्रेट करता है बायोलॉजिकली से, कॉग्निटिव संज्ञान से, सोशियो इमोशनल मतलब होता है सामाजिक और संवेगात्मक प्रोसेस से, ठीक है। डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसी का हिंदी रूप है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ के बारे में हमने डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। वृद्धि क्या है, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना है, फैलना है या डिक्लाइन करना, मतलब डिक्लाइन करना मतलब किसी चीज़ को डिक्लाइन करना। अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना फैलना वृद्धि कहलाती है। वृद्धि और पहले हम ऐसे समझते थे कि विकास और वृद्धि एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। तो वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक संरचना और शारीरिक परिवर्तन की ओर अंकित करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स और बॉडी चेंजेस पर इंगित करती है। अभिवृद्धि एक ऐसी जैविक क्रिया है, बायोलॉजिकली प्रोसेस है। अभिवृद्धि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो सभी चीज़ों में पाई जाती है, चाहे कोई भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी हो। अभिवृद्धि स्वतः ही होती है, स्वयं होती है, अपने आप होती है और एक समय रुक जाती है, जाकर रुक जाती है। किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है, वृद्धि बाद में होती है। ध्यान रखना, किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि गर्भावस्था के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। ध्यान रखना, जब गर्भवती महिला जब गर्भ से हो जाती है तो गर्भ धारण करने के लगभग 2 सप्ताह बाद क्या होती है, वृद्धि स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ होती है। 20 वर्ष की आयु तक आसपास में समाप्त हो जाती है, ठीक है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक फिजिकल चेंजेस होते हैं, ना कि विकासात्मक, कि जो केवल परिपक्वता मैच्योरिटी तक सीमित होते हैं। मैच्योरिटी आ जाएगी जैसी, कहाँ तक होते हैं, सीमित, तो मैच्योरिटी तक सीमित होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक फिजिकल चेंजेस होते हैं जो केवल परिपक्वता मैच्योरिटी तक सीमित होते हैं। अब इसी में एक वैज्ञानिक है सोरेनसन। अब सोरेनसन के अकॉर्डिंग अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उनके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को मापा या तौला भी जा सकता है, सोरेनसन कहते हैं, ठीक है। तो जो बॉडली जो चेंज होते हैं वो जो मेज़र कर सकते हैं, उसमें साइज़ में भी कर सकते हैं, शेप में भी कर सकते हैं, वेट में भी कर सकते हैं। तो सोरेनसन एक महान वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने वृद्धि के बारे में बताया है कि वो उनको मेज़र जो उसमें जो परिवर्तन होते हैं, बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट विकास एक जटिल प्रक्रिया है, समानता कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। समानता रूप से विकास किससे, बुद्धि की परिपक्वता तथा पोषण आदि अवधारणाओं को प्रायः मिले जुले अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है विकास, ठीक है, जो जन्म पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती रहती है। अविराम मतलब बिना रुके चलती रहती है और जब तक वह मृत्यु को प्राप्त न हो जाए तब तक वह चलती रहती है। विकास से तात्पर्य परिवर्तन की उन उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। अतः विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बस इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जो उसके पक्ष हैं सभी सम्मिलित होते हैं, जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास कहलाती है। ऑर्गेनिज्म मतलब जो होता है जीवों में जीवों के भीतर या प्राणी के भीतर। ठीक है, अब आ जाते हैं जेम्स ड्रेवन की एक और वो है स्टेटमेंट है, वो हमें पढ़ना है। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य गोल की ओर लगातार निर्देशित करता रहता है। मतलब विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता था। हल्लॉक के अकॉर्डिंग, हल्लॉक भी एक महान वैज्ञानिक है। हल्लॉक क्या करते हैं, विकास अभिवृद्धि या वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा इसका पूर्णावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं का नवीन प्रकट होती हैं। आगे बढ़े। अतः विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलती रहती है। प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर जरूर पड़ता है। ठीक है, प्रीनेटल पीरियड मतलब 9 मंथ 10 डेज जो माँ के गर्भ में रहता है। फिर इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इन्फेंसी में पड़ेगा। इन्फेंसी 0 से 14। फिर इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में पड़ेगा। फिर लेटर चाइल्डहुड में पड़ेगा। फिर एडोलसेंस में पड़ेगा। अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पर पता है कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट क्रूशियल देन लेटर स्टेज। वो कह रहा है कि पहले का जो डेवलपमेंट, पहले का विकास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाद के विकास से। पहले का डेवलपमेंट अच्छा होगा तो बाद का विकास अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा, अब डेवलपमेंट की विकास की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। नेचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। विकास एक निश्चित प्रक्रिया में होता है, प्रक्रिया है। विकास कहाँ से जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, समान से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, अपितु जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास का दायरा विस्तृत है, बहुत ब्रॉड है। ठीक है, विकास गुणात्मक परिवर्तनों को समाप्ति करता है, समाप्ति नहीं, विकास गुणात्मक परिवर्तनों को समाहित करता है। मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस का डेवलपमेंट करता है, क्वालिटेटिव करता है और मात्रात्मक परिवर्तनों को भी करता है। दोनों को ही विकास, दोनों ही चेंजेस करता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही चेंजेस करता है। क्वांटिटेटिव क्या कहलाता है, ग्रोथ। जब क्वांटिटेटिव में मात्रा में ग्रोथ में आएगा, मात्रात्मक परिवर्तन होगा तो ग्रोथ में होगा। और क्वालिटेटिव मतलब उसमें क्वालिटी आ गई तो क्या होगा, डेवलपमेंट में चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस बताते हैं। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम डिफरेंस समझेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे मात्रात्मक या परिमात्रात्मक परिवर्तन को, इसे बोलेंगे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटिक और मीजरेबल। ठीक है, और परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। फंक्शनल के साथ क्वालिटेटिव भी चेंज होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वृद्धि समानता शारीरिक परिवर्तन से संबंध होती है, जबकि विकास से शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सभी संगठन जुड़े रहते हैं। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। नैरो अप्रोच है, कैसी है, नैरो अप्रोच है और एक्यूरेटली मीज़र कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल सही ढंग से उसको मीज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका जो अप्रोच है वो ब्रॉड है, और कैसे ब्रॉड है, व्यापक है। ठीक है, अब आ जाओ चौथा, इसमें रचनात्मक परिवर्तन शामिल और एक समय के बाद रुक जाते हैं। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तन शामिल और एक समय के बाद रुक जाते हैं। इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल और यह निरंतर चलता रहता है। फंक्शनल चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वृद्धि का ना तो कोई निश्चित क्रम होता है, ना ही इसकी निश्चित दिशा होती है। विकास एक निश्चित क्रम से चलता रहता है और विकास की दिशा भी निश्चित होती है। ठीक है, दिशा भी निश्चित होती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब एक आध नोट है। तो विकास ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और
परिमाणात्मक मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन, दोनों सम्मिलित होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और फंक्शन चेंजेस सभी होते हैं इसमें, ठीक है। वृद्धि ग्रोथ केवल मात्रा, वृद्धि में केवल क्वांटिटेटिव संबंध होता है, वृद्धि में केवल क्वांटिटेटिव मतलब होता है, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक परिवर्तन से संबंध होता है। अब डेवलपमेंट टेक्निक्स, डेवलपमेंट की टेक्निक्स हैं कुछ, तो ठीक है। डेवलपमेंट टेक्निक्स दो प्रकार की होती हैं, हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रॉस सेक्शन स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स को अलग अलग एज के को ग्रुप में बैठा कर उनकी स्टडी करना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है, एक ही व्यक्ति को अलग अलग टाइम पर उनकी अध्ययन करना, उनके बारे में जानना, उनके व्यवहार को जानना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस कल्चर स्टडी आर एन एग्जाम्पल ऑफ कंपेरेटिव डिजाइन, ठीक है। कंपेरेटिव डिजाइन में होता है क्रॉस कल्चर स्टडीज आर एग्जाम्पल ऑफ कंपेरेटिव, ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच सोशल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ठीक। अब आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। फैक्टर विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो दीज आर टू कैटेगरी ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, एक होता है हेरिडिटी और एक एनवायरनमेंट। मतलब सभी वैज्ञानिक के बीच में मतभेद है कि कोई कहता है कि हेरिडिटी मतलब होता है वंशानुगत प्रकृति या पर्यावरण से होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है, तो अब पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी होता है नेचर से संबंधित, एनवायरनमेंट होता है नश्चर से संबंधित। तो हेरिडिटी को वंशानुक्रम प्रकृति बोलते हैं, पर्यावरण पोषण बोलते हैं एनवायरनमेंट को। और हेरिडिटी फिक्स होती है, स्टैटिक्स होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, ठीक है। और पर्यावरण को हम चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, अपने पोषण के अनुसार। अनफिक्स्ड होते हैं, डायनामिक होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी में क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, शारीरिक संरचना जो होती है, जो हमें हेरिडिटी से मिलती है। सेक्स डिफरेंस, लिंग भेद हमें हेरिडिटी मिलता है। इमोशंस हमें हेरिडिटी से मिलते हैं। रेसेस जो जाति है वो हमें हेरिडिटी मिलती है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो आंतरिक संरचना होती है वो हेरिडिटी मिलती है। और डिसीज भी हमें हेरिडिटी मिलती है, ठीक है, हेरिडिटी से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल चेंजेस, फिजिकल स्ट्रक्चर्स में तो आपको पता होगा पूरे हाइट, वेट और फिजिक्स एंड इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सेक्स डिफरेंस क्या होता है, सेक्स में क्या होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स डिफरेंस एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज क्लियरली ऑब्जर्व, ठीक है। इसमें और फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज फास्टर देन बॉयज, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज फास्टर देन बॉयज़। मेंटल में जो होती है वो गर्ल्स होती हैं और फिजिकल ग्रोथ में गर्ल्स होती हैं, तो दोनों ही जगह गर्ल्स ही ज़्यादा तेज बढ़ती हैं। इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस के बारे में पढ़ते हैं। इमोशंस कहाँ से मिलते हैं, हमें हेरिडिटी से मिलते हैं। तो इमोशंस के बारे में पढ़ें। इमोशंस फैक्टर प्ले अ बिग रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। अ चाइल्ड विथ नेगेटिव इमोशनल लाइक फियर, एंगर, जीलस ईटीसी इज एडवर्सिटी अफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। हमारे जो जो इतने सारे जो संवेगात्मक होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करते हैं, किसमें, हमारे डेवलपमेंट में। हमें जाति कहाँ से मिली है, हेरिडिटी। अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी चिल्ड्रन डिफरेंट रेसेस डिफरेंट देयर डेवलपमेंट, जैसे नेग्रो है, अफ्रीकन से मिली है। चिल्ड्रन गेन मेच्योरिटी अर्लियर देन वाइट चिल्ड्रन, मतलब होता है जो वाइट चिल्ड्रन होती है वो ज़्यादा जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमें कहाँ से मिलता है, हेरिडिटी से मिलता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कहाँ से मिलता है, जैसे नर्वस सिस्टम, बोन्स स्ट्रक्चर्स, ब्रेन स्ट्रक्चर्स, ग्लैंड, लीवर, हार्ट, ये सभी स्ट्रक्चर कहाँ से मिलते हैं, हेरिडिटी से मिलते हैं। ऑल दीज इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं हेरिडिटी के हमने क्या पढ़ लिए, फैक्टर पढ़ लिए, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए। अब एनवायरनमेंट के हम प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तो एनवायरनमेंट के प्रभावित करने वाले बेसिक एनमिटीज़ होती हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं। सोसाइटी एंड कल्चर होता है, समाज और संस्कृति होती है। फैमिली बैकग्राउंड होता है, परिपेश हो गया, डिसीज एंड इंजरी हो गया, बीमारी और दुर्घटना होगी। कहीं ना कहीं बीमारी से हमारा एनवायरनमेंट भी खराब होता है और डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कमी आती है। स्कूल और एजुकेशन होगा जहाँ पर हमें ज्ञान सिखाया जाता है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो बेसिक
एनिमिटीज में क्या होता है, फूड और वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, आर बेसिक और नेसेसरी फैकल्टीज एंड लैक ऑफ दिस अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मतलब होता है अगर इनकी कमी हो जाए तो डेवलपमेंट बच्चे को विकास को दिक्कत होगी। ठीक है। चाइल्ड नीड्स प्रॉपर टाइप ऑफ फूड एंड राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब हमारे बच्चे को क्या होता है, सही तरह का पोषण और सही समय देना बेसिक एनिमिटीज में आता है। सोसाइटी एंड कल्चर क्या होती है, जिसमें समाज और संस्कृति, सोशल कस्टम, रिचुअल्स, वैल्यूज डिसाइड एंड स्पीड एंड एक्सपेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं एक पक्ष होता है। फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है, अ चाइल्ड नेचुरली अडॉप्ट द हैबिट, कस्टम, वैल्यूज ऑफ फैमिलीज मेंबर्स। मतलब होता है जो हमारे रीति रिवाज होते हैं कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली बैकग्राउंड से हायर करते हैं और उनसे ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगर उनमें विभेद कर दिया जाए, इफ़ द चाइल्ड फैमिली इज डिस्क्रिमिनेटरी मतलब विभेद कर ले, तो सी इज माइट अडॉप्ट दैट डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर। मतलब अगर उनमें विभेद कर दिया जाए, उनके व्यवहार में अगर उनको उन फैमिली में अगर किसी बच्चों का और विभेद कर दिया जाए तो वो क्या कर लाएगा, वो भी डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर सीख जाएगा। डिसीज एंड इंजरी, एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इंजरी स्टॉप द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है। मैन फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम बिकॉज इंजरी, डिसीज और रिजल्टिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ठीक है। अब आ जाते हैं सोशल एजुकेशन, सोशल एंड एजुकेशन। सोशल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो इस सोशल स्कूल एंड एजुकेशन, डिफेक्टिव करिकुलम, अगर हम कोई करिकुलम को खराब हो जाएगा, इम्प्रॉपर टीचिंग मेथड, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में कमी होगी। लैक ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़, लैक ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन। ठीक है। आर मेजर वेरिएंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। दो प्रकार के हमने पढ़े हैं, एक होता है हेरिडिटी और एक होता है एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी इंटरनल फैक्टर कहलाता है। कहीं ना कहीं अगर हम आंतरिक रूप से कमी है तो हेरिडिटी कहलाएगी। अगर एक्सटर्नल फैक्टर से हमें कोई चीज़ से वो हो रहा है, कमी हो रही है, तो उसे हम क्या कहलाएगा, एनवायरनमेंट। अगर उससे ही इंटरनल हेरिडिटी अंदर से आती है, वो स्थिर होती है, फिक्स्ड होती है, और इंटरनल अनफिक्स्ड होता है, डायनामिक होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना मैं समझ। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट में अंतर सन में इंटरेक्शन मतलब होता है एक दूसरे में। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है, जैसे पेरेंट है, पेरेंट के डीएनए ट्रांसमिट हुए चाइल्ड में, इज कॉल्ड जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स अ पर्सन जेनेटिक इनहेरिटेंस। मतलब बता बच्चे के जो इनहेरिटेंस है वो क्या होता है, जन्म से ही जन्मजात है। सो डीएनए कोड्स और सीक्वेंस जीन्स को एनकोड आइज कलर सभी क्या है, हेरिडिटी से है। पेरेंट से क्या है, पेरेंट ने डीएनए ट्रांसमिट किए, इनहेरिट ट्रेड्स है और एनवायरनमेंट भी अच्छा मिला, तो चाइल्ड क्या होगा, चाइल्ड में आ गए और इट्स कॉल्ड फिनोटाइप। ठीक है। तो दो प्रकार के जीनोटाइप और फिनोटाइप बनते हैं। ठीक है। दोनों ही तरह, जब डीएनए बस ओनली ट्रांसमिट हुए तो जीनोटाइप कहलाएंगे। अगर बच्चे के अंदर डीएनए भी ट्रांसमिट हुए, इनहेरिट ट्रेड भी ट्रांसमिट हुआ और एनवायरनमेंट भी ट्रांसमिट हुआ तो फिनोटाइप कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें लिखा है कि phenotype the way of individual genotype is expressed based on genes. The eyes color came out as brown, therefore eyes without color brown will be individual phenotypes। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। मैनी साइकोलॉजिस्ट गेव डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस इन दैम। ठीक है। गरलॉक, रॉश, कोलसेनिक, सैली। तो हरलॉक ने देखो कितने दी, पहले यहाँ से देखते हैं। फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, विकास की रूप भी है, चेंज इन शेप में, चेंज इन रेशियो में, चेंज इन ओल्ड स्ट्रक्चर में और गेनिंग न्यू क्वालिटीज़ में। ठीक है। तो विकास के रूप में आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन और उसकी क्वालिटी में नई क्वालिटी को ग्रहण करना। तो ये तो हमें डेवलपमेंट के विकास के रूप में पता चलेगा। अगर हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग ने स्टेज दी हैं। तो हल्लॉक ने 7 स्टेज दी, रॉस ने 4 स्टेज दी, कॉलसेनिक ने 8 स्टेज दी, कोल ने 12 स्टेज दी और सैली ने 3 स्टेज दी। हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना और ना ही आता है, लेकिन हम विकास के रूप तो पढ़ सकते हैं। विकास के रूप क्या होते हैं, चेंज आकार में परिवर्तन, चेंज इन रेशियो अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन ओल्ड स्ट्रक्चर और गेन न्यू क्वालिटीज। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन शेप, तो चेंज इन शेप क्या होता है, शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर में आकार में परिवर्तन होता रहता है, सीक्वेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट।
तो चेंज इन शेप कहलाता है। अगर चेंज इन रेशियो विकास के क्रम में आकारों में परिवर्तन अनुपातिक होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो चेंज इन रेशियो प्राणी के शरीर के सभी अंग एक ही गति से विकसित नहीं होते, अलग अलग गति से विकसित होते हैं, उनमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से परिपक्वता आती है। ठीक है। चेंज इन ओल्ड स्ट्रक्चर, प्राणी के विकास में क्रम में नवीन विशेषता का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषता का लोप होता रहता है। जैसे बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन के जो दांत थे वो टूट गए, दूसरे दांत आ गए, नए नाखून आना, या किसी चीज़ की नई स्किन आना, या बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो चेंज इन ओल्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब इसके बाद न्यू क्वालिटीज़ गेनिंग न्यू क्वालिटीज़ क्या होती हैं? विकास के क्रम में जहाँ एक और पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे स्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना। पहले हम तुतलाते, आज स्पष्ट उच्चारण करते हैं। और दौड़ने भागने, पहले हम चल भी नहीं पाते, रेंगते थे, आज दौड़ने भागने की क्षमता का उदय हो गया। पहले हम लिख नहीं पाते थे, कोई चीज़ पकड़ नहीं पाते थे, तो आज हम लिखने की देखो कितनी अच्छी सुंदर राइटिंग लिख लेते हैं। तो हम क्या हो गया, न्यू क्वालिटी से पता कर लें। ठीक है। अब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग स्टेज दिए हैं, वो हमें पढ़ना नहीं है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो बता देते हैं कितनी स्टेजेस हैं। सब ने अलग अलग स्टेजेस दिए हैं। हल्लॉग ने कितनी दिए? हल्लॉग ने 7 दिए हैं। रॉस ने 4 दी स्टेज दी डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट की। कॉल्सन ने 8 दी, कोल ने 12 दी, और सैली ने 3 दी। तो बता देते। ठीक है। देखिए, हल्लॉग ने दी हैं 7, और इसके बाद रॉस ने दी है 4, और कॉलसेनेक ने दी है 5, और सॉरी कॉलसेनेक ने 8 दी हैं। इसके बाद है कोल ने कितने दी हैं? 12, और सैली ने 3 दी हैं। अब लेकिन हमें बस एक ही स्टेज को याद रखना है, चाइल्ड डेवलपमेंट की एक ही स्टेज को याद रखना है। इसी को पेपर में पूछा जाता है अच्छी तरह से। प्रीनेटल पीरियड, बिफोर स्टेज को बोलते हैं। प्रीनेटल, जब बच्चे का जन्म नहीं होता है, बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसे बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। इन्फेंसी कहलाता है जब बच्चा जन्म लेकर बाहर आ जाता है, 2 वर्ष की अवस्था इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं। बर्थ टू 2 ईयर। अर्ली चाइल्डहुड क्या कहलाता है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ली चाइल्डहुड कहलाता है। लेटर चाइल्डहुड क्या कहलाता है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था को लेटर चाइल्डहुड। एडोलसेंस कहलाता है 12 से 18। अगर WHO के अकॉर्डिंग कहें तो एडोलसेंस की एज जो होती है वो 10 से 19 वर्ष की अवस्था मानी गई है। ठीक है। अब एक एक करके प्रीनेटल पीरियड पढ़ना पड़ेगा। प्रीनेटल पीरियड क्या होता है? अब एक एक करके सभी स्टेजेस पढ़ने। प्रीनेटल पीरियड को ही गर्भाधान प्रसव पूर्ण अवस्था बोलते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है। प्रीनेटल पीरियड इज द प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग द 40 weeks prior to the birth of the child and is heavily influenced by genetics। और ये कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से पूरी तरीके से प्रभावित होता है। और इसी को हम 40 वीक्स बोल सकते हैं, 280 दिन बोल सकते हैं, 9 मंथ 10 डेज बोल सकते हैं। सो द 3 स्टेज ऑफ प्रीनेटल पीरियड में 3 स्टेज होती हैं प्रीनेटल पीरियड में। एक होता है जर्मिनल, एक होता है एम्ब्रोनिक स्टेज, एक होता है फीटल। एक इसे बोलते हैं जर्मिनल बोलते हैं, जो 0 से 2 सप्ताह के बीज बोने वाली स्थिति बोलते हैं, जिसे बोलते हैं डिम्बा अवस्था, जर्मिनल। एक जिसमें अब होता है बच्चा भ्रूण बन गया तो पिंडा बोलते हैं, पिंडा। तो पिंडा एम्ब्रोनिक बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इसमें बच्चे का क्या क्या हैंड ब्रेन डेवलप हो जाता है, फोर ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, मिड ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, और ये अवस्था हो जाती है 3 से 8 हफ्ते की अवस्था होती है। इसमें डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का। ठीक है। अब आ जाता है भ्रूण। अब भ्रूण में क्या होता है? बच्चे का क्या होता है? इसमें हाथ पैर सब बन जाते हैं, मस्तिष्क बन जाता है पूरी तरीके से, भ्रूण हो जाता है। फीटल बोलते हैं इसे, फीटल बोलते हैं। तो बच्चे का मस्तिष्क बन जाता है, और 9 वीक बर्थ डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब बच्चा जन्म लेने के लिए पूरा बन गया है। ठीक है। फीटल बोलते हैं। इसमें मस्तिष्क का निर्माण होता है, रीढ़ की हड्डी बन जाती है। ठीक है। और हाथ पैर सब बन जाते हैं। ठीक, ये हो गई पहली अवस्था, प्रीनेटल पीरियड। अब एक एक करके हमें जर्मिनल स्टेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जर्मिनल अलग पढ़ेंगे, एम्ब्रोनिक अलग पढ़ेंगे, डिम्बा। देखो, डिम्बा अवस्था जर्मिनल, पिंडा एम्ब्रोनिक बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं फीटल को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जर्मिनल स्टेज क्या कहलाती है? जर्मिनल को पढ़ते हैं। जर्मिनल स्टेज 0 से 2 हफ्ता की बोलते हैं जर्मिनल को, जो 2 हफ्ते की बोलते हैं, 2 वीक्स बोलते हैं। इसे बोलते हैं बीजावस्था या डिम्बावस्था, जहाँ पर बीज बोने वाली अवस्था होती है, जब बीज बोया जाता है। द कॉन्केप्शन अकर व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइज एन एग एंड फ्रॉम अ जायगोट। जब मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल के एग में जाता है। ठीक है।
जब मेल का स्पर्म फीमेल का एक्सप्रेशन है तो क्या होता है, कोई कौन का गर्भधान घटित होता है। इसी जो बनता है वहाँ पर जायगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, जायगोट बनता है। अ जर्मिनल स्टेज अकर फ्रॉम कॉन्केप्शन अल्टर 2 वीक्स ड्यूरिंग विच द जायगोट गेट इम्प्लांट इन द, ठीक है, इसके बारे में इसी को बोलते हैं जर्मिनल स्टेज। अब आता है एम्ब्रॉयनिक स्टेज। क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ें। एम्ब्रॉयनिक होता है डिम्बावस्था। एम्ब्रॉयन एक ही साथ पढ़ते हैं। एम्ब्रॉयनिक बोलते हैं, एम्ब्रॉयनिक स्टेज होता है डिम्बावस्था बोलते हैं। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम इम्प्लांटेशन 2 वीक्स अंटिल 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो 2 से 8 अवस्था की 8 हफ्ते की अवस्था होती है, जो उसमें बच्चा क्या होता है, उसकी स्टेज इम्प्लांटेशन होती है प्रेगनेंसी की। अपॉन इम्प्लांटेशन द मल्टी सेकुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर मल्टी सेकुलर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। बहुत सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है, हेड ब्रेन बनता है, मिड ब्रेन बनता है, ये सब ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एम्ब्रियो इज ऑर्गेनिज्म इज द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की सबसे पहली अवस्था है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाता है फीटल स्टेज। क्या होती है, फीटल स्टेज क्या कहलाती है, फीटल स्टेज क्या कहलाती है। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 9 वीक अंटिल बर्थ, जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता उस 9 वीक कंप्लीट हो जाते हैं फीटल स्टेज में। सो व्हेन द ऑर्गेनिज्म बॉडी इज अबाउट 9 वीक्स ओल्ड द एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस, इसे बोलते हैं फ्यूटस। ठीक है, सो दिस इज एट दिस स्टेज द बॉडी इज अबाउट द साइज ऑफ अ किडनी बीन। जो यहाँ पर बॉडी की जो साइज होती है वो एक किडनी बी की तरह हो जाती है। ठीक है, किडनी की तरह होती है। एंड बिगिन टू टेक एंड रिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, इसी को बोलते हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब 2 वीक्स की बोले तो जर्मिनल स्टेज जायगोट बनता है। जायगोट 2 से 8 सप्ताह में बोलते हैं एम्ब्रॉयनिक, उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। और 9 वीक से बर्थ तक, जब तक जन्म नहीं लेता, फीटल बोलेंगे, इसे बोलते हैं फीटस। फीटल को फ्यूटस बोलते हैं, फ्यूटस बनता है। GEF बनेगा ZEF, GEF बनता है ZEF। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा बिटवीन 9th एंड 12 वीक रिफ्लेक्स इज बीइंग टू अपीयर। यहाँ पर रिफ्लेक्स दिखना स्टार्ट हो जाता है 9 से 9 एंड 12 वीक्स रिफ्लेक्स बीइंग अपीयर होता है। द आर्म एंड लेग्स स्टार्ट टू मूव, मतलब होता है बच्चा मूव करना स्टार्ट कर देता है। ड्यूरिंग द सेम टाइम द सेक्स ऑर्गन्स बीइंग टू डिफ्रेंशिएट, मतलब यहाँ पर अंतर हो जाता है 9 से 12 हफ्ते में। ठीक है, कि बच्चा कौन सा होगा। ठीक है, थ्रू आउट द फीटल स्टेज द ब्रेन कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलपमेंट नियरली डबलिंग इन द साइज फ्रॉम द वीक 6 to 28। ठीक है, लगातार जो फीटल होता है वो स्टेज कंटिन्यू ब्रेन उसका ग्रोथ करता रहता है। और 16 से 28 सप्ताह के बाद वो क्या होता है, डबल हो जाता है इसका। ठीक है, नियर डबल। और बाय 36 वीक द फीटस इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर बर्थ, मतलब होता है फीटस जो होता है वो रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। और उसका वेट 6 पाउंड हो जाता है। कितना होता है, 6 पाउंड। एंड अबाउट साइज उसकी हो जाती है 18.5 इंच लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है। 18.5 लॉन्ग लंबा हो जाता है। द फीटस कंटिन्यू टू गेन वेट एंड ग्रो इन लेंथ अंटिल अप्रॉक्सीमेटली 40 वीक्स, और 40 वीक्स में कंप्लीट वेट अच्छा ग्रोथ कर लेता है और लेंथ भी अच्छी ग्रोथ कर लेता है। ठीक है, अब आ जाओ इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड क्या होती है, शेष अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था के बच्चे शेष अवस्था बोलते हैं। और जो कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था शेष अवस्था। इस अवस्था में बच्चे को नवजात शिशु न्यूनेट का 14 वर्ष शेष अवस्था। इन्फेंसी पीरियड 14 वर्ष, इन्फेंसी 2 से वर्ष। इस अवस्था में बच्चे के नवजात शिशु न्यूनेट कहा जाता है। न्यूनेट कहा था इस पीरियड के जन्म से 2 वर्ष तक की ही पीरियड को बर्थ इन्फेंसी बोलते हैं। ठीक है, जो हम कह रहे थे 0 से 2 वर्ष तक की। पर अब अवस्था नवीन वातावरण में समायोजन एडजस्ट की अवस्था भी है। ठीक है, ध्यान रखना। जन्म के समय औसत शिशु जो वजन रहता है 7 से 8 पाउंड का रहता है। और 3 पॉइंट, इसे अगर हम लगभग कहें तो 3 पॉइंट मतलब 175 kg। ठीक है, का लंबाई इसकी 9 से 18.5 से अब जब जन्म लेता है तो 19 से 20 इंच की होती है। नवजात शिशु का सिर संपूर्ण लंबाई का एक चौथाई 1/4 होता है, जबकि वयस्क का सिर संपूर्ण शरीर का लगभग 1/7 भाग होता है। शिशु अपने संपूर्ण समय का लगभग 80% भाग सोने में गुजारता है। 80% भाग जो होता है सोने में
सोने व ऊँघने में गुजारता है। ठीक है, इस अवस्था में शिशु चूसना, निगलना, श्वसन इत्यादि क्रियाएं करने लगता है, सकिंग करता है, स्वेलिंग करता है, ब्रीथिंग करता है। ठीक है, अब पीरियड ऑफ पर्चुनेट परचुनेट बोलते हैं, फ्रॉम बर्थ टू कटिंग एंड टाइपिंग ऑफ अनबिकल कॉर्ड। अनबिकल कॉर्ड बोलते हैं गर्भनाल को काटकर अलग नहीं किया तब तक। ठीक है, तब परचुनेट बोलते हैं। पीरियड ऑफ न्यूनेट तब बोलते हैं जब गर्भनाल को काट कर अलग कर दिया जाता है, और वहाँ उस समय से लेकर 14 दिन तक का बच्चा को बोलते हैं न्यूनेट। ठीक है, नवजात शिशु। अब पढ़ते हैं एक्टिविटी ऑफ इन्फेंट। एक्टिविटीज़ ऑफ इन्फेंट मतलब होता है शैशव अवस्था में जो बच्चा होता है वह कैसे एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, एक जनरल एक्टिविटीज़ सामान्य क्रियाएं बोलते हैं, एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ विशिष्ट क्रियाएं बोलते हैं। जनरल एक्टिविटीज़ में क्या होती है, दीज एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड विथ होल बॉडीज चाइल्ड, बच्चे की पूरी बॉडी एक्टिविटीज़ करती है। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, स्टिमुलस होता है, जैसे कि हम किसी को उसको खिलौना देंगे तो वो क्या करेगा, स्टिमुलस करेगा, किसी चीज़ की आवाज़ करेंगे तो रिस्पॉन्स देगा। द एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया आँख की पुतली से संबंध सहज क्रिया एक्टिविटी रिलेटेड टू आइस। ठीक है, पाँव में तलवे से संबंध सहज क्रिया एक्टिविटी रिलेटेड टू फुट, मतलब हम उसको पाँव को छुएंगे तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक क्रिया करेगा। चूषण संबंधी क्रिया सक्शन रिलेटेड एक्शन, ये भी क्या कहलाता है, स्पेसिफिक है। अदर करेक्टराइज अन्य विशेषताएं अगर देखें तो फास्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन न्यूट्रल कनेक्शन, ये सब क्या होता है, किस में होता है, इन्फेंसी में होता है। ठीक है, ब्रीथ, सक, सॉलो, गुटकना और डिस्चार्ज बॉडी वेस्ट, ये सब न्यूनेट में होता है, अरे इन्फेंसी में होता है। रिकोगनाइजेस एंड डिस्टिंग्विश मदर वॉइस फ्रॉम अदर्स, मतलब वो पहचानने लगता है बच्चे की और जो अदर की वॉइस को पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, इमिटेट सिंपल गेस्चर, और अनुकरण भी करना स्टार्ट कर देता है, इमिटेट करता है, जैसे माउथ ओपनिंग करता है, टंग करता है और प्रोशन करता है। ठीक है, ये सब जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। भावी जीवन की आधारशिला नींव यहीं से मानी जाती है। सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था भी यहीं पर मानी जाती है, दोहराने की अवस्था भी यही मानी जाती है। नाजुक अवस्था भी सबसे ज़्यादा इसी में सबसे ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, सेंसिटिव पीरियड होता है इसका। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार बेसिक इंस्टिंक्टिव स्टेज होती है, भूख लगने पर रो दिए, बस कुछ नहीं है, बस जीवन में सब कुछ करना, मतलब सबसे वैसी अवस्था है, बस बेसिक इन्फेंटिस स्टेजेस में भूख लग दिए तो रो दिए। शारीरिक परिवर्तनों की बाहुलता होती है, रैपिड फिजिकल चेंजेस होते हैं, बहुत तेज़ी से यहाँ पर फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, रैपिड। इन्फेंसी ऑफ मोटर डेवलपमेंट, अब इन्फेंसी के मोटर डेवलपमेंट पढ़ते हैं। इन्फेंसी इन मोटर डेवलपमेंट रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जब बच्चा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाइज की तरह करता है, बिल्ड करता है, और डेवलपमेंट बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। रिफ्लेक्सेस आर बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्ट एंड अडेप्टिक मशीन, फॉर एग्जांपल कफिंग हो गया, ब्लैंकिंग हो गया, एनिंग हो गया, ये कैसे हैं ऐसा। मोरो रिफ्लेक्स होता है लाउड पर रोना, लाउड नॉइज पर, जो 6 से 7 मंथ तक खत्म हो जाती है, मोरो रिफ्लेक्स। एक होता है ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, होता है 3 से 4 मंथ तक खत्म हो जाता है, ग्रास्पिंग मतलब होता है। ठीक है, एक और है, जैसे ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स होता है 8 से मंथ, ब्लिंक्स की रिफ्लेक्स होता है जो 8 से 12 मंथ तक खत्म हो जाते हैं पैर को। ठीक है, एक होता है रूटिंग रिफ्लेक्स होता है गालों को टच करना और मुंह खोलना, ये 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इन्फेंसी ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, अगर हम कहें इन्फेंसी ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मसल्स एंड नर्वस सिस्टम्स गेट मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मसल्स हैं और नर्वस सिस्टम गेट मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड ट्राइज टू ग्रास्पिंग मतलब एंड रीचिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और सिटिंग क्रॉलिंग मतलब रेग रेग के चलना, और इसके बाद होता है किसी वस्तु पर पहुंचना, और वस्तु का स्थायित्व भी आने लगता है, मतलब परमानेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगता है। इन्फेंसी ऑफ सेंसरी एबिलिटीज कैन सी कलर बट आर अट्रैक्ट टू कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन, इन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता है और कलर देखना स्टार्ट करता है। रैपिड विजन डेवलपमेंट, और बहुत तेज़ी से उसका विजन जो होता है डेवलपमेंट होता है, विजन मतलब दृष्टि। रिस्पॉन्स टू टच एंड कैन फील पेन, मतलब होता है रिस्पॉन्स करता है टच करने पर और
दर्द का भी महसूस करने लगता है। स्मेल एंड टेस्ट कैपेसिटी आर प्रेजेंट। इसमें इन्फेंसी में क्या होता है, स्मेल एंड टेस्ट कैपेसिटी प्रेजेंट होने लगती है। कैन हियर इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो देखना भी स्टार्ट इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, ये सुनना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, सुनना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हियर इन्फेंसी इन सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है सामाजिक सामूहिक विकास किसका, शिशुवस्था में। इन्फेंट स्टार्ट प्रिफेरिंग फैमिली फेसेस, मतलब परिचित चेहरों को पहचान लेता है बच्चा, ठीक है, शिशुवस्था में परिचित चेहरों को पहचानता है। रिस्पॉन्स टू पेरेंट प्रेजेंस बाय कुकिंग एंड गर्लिंग, जब पेरेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं तो क्या करता है, कूकता है, गर्लिंग करता है, ठीक है। तो स्टार्ट शोइंग प्रेफरेंस फॉर मदर्स कंपेंसेंसी कंपनी, मतलब मदर की जो कंपनी होती है वो उसको क्या करता है, शोइंग करता है, मतलब दिखाता है, प्रेफरेंस दिखाता है। अटैचमेंट इज इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर, मतलब केयर गिवर में कौन आते हैं, पेरेंट आते हैं, तो क्या करता है, अटैचमेंट की कोशिश करते हैं, इमोशनल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो डिस्ट्रैक्ट्स ऑन सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट, अगर अगर वह किसी उस माँ से या किसी उसके केयर गिवर से अगर उसको अलग करेंगे तो क्या करता है, सेपरेशन एंजाइटी दिखाता है। सो गेस्चर लाइक हगिंग एंड स्माइलिंग सभी देता है, ठीक है, शो करता है, दिखाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड, अगर हम चाइल्डहुड की बात करें, चाइल्डहुड जो चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड जो होती है 2 से 12 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था। लेटर चाइल्डहुड होती है 7 से 12 अवस्था। तो हम सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड पढ़ेंगे। अर्ली चाइल्डहुड को बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। इसी को हम टॉय एज या पूर्ववर्ती एज भी बोलते हैं। टॉय एज या पूर्ववर्ती अवस्था भी बोलते हैं या टॉय एज भी बोलते हैं, ठीक है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। नो द प्री स्कूल पीरियड, और ये क्या होती है, स्कूल के पहले की नो द प्री स्कूल पीरियड, और जो कि प्री स्कूल की इसे हम स्कूल की पहली की अवस्था मानते हैं। ऑल्सो नोन एज प्री गैंग एज, अनुकरण में सबसे अधिक होता है, अनुकरण में सबसे अधिक होते हैं ये, ठीक है। इसमें पूर्व टेम्परेरी फ्रेंडशिप बनती है, पूर्व टोली बनती है, प्ले स्कूल की एज होती है, इसमें बच्चा खेलने जाता है बस, ठीक है। इसमें सोशलाइजेशन, लैंग्वेज ग्रोथ, मेंटल बहुत तेज़ी से होता है, इसी अवस्था में सबसे तेज होता है। पीरियड ऑफ मोस्ट रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्या होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। मोस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्रूशियली होता है, बहुत क्रूशियली होता है, सेंसिटिव होता है और इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसे टॉय एज भी, खिलौने की आयु भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, खिलौने की आयु भी बोलते हैं। इन्फेंसी क्या होता है, इन्फेंसी में ग्रोथ होते बहुत तेज़ी से होती है। अर्ली चाइल्डहुड में और तेज़ी से होती है, ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। लेटर चाइल्डहुड में मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होता है, ना कि ग्रोथ। तो मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी होता है, स्पीड कम होती है लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट की, ठीक है। एडोलसेंस में ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, एडोलसेंस में भी बहुत तेज़ी से, बस एक ही लेटर चाइल्डहुड में ही नहीं होता है, ठीक, ध्यान रखना। ग्रोथ डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट कम होता है और मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट पीरियड फ्रॉम सोशली और इमोशनल परस्पेक्टिव होता है, सामाजिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है। इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ इसी क्या कहते हैं, सामाजिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सेल्फ सेंटर होते हैं, स्वयं केंद्रित होता है बच्चा यहाँ पर, इसमें मतलब बच्चा यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। बच्चा जो सोचता है कि मेरे कपड़े, मेरे माता पिता, उसे किसी बात की डर नहीं रहता, बस वो अपने आप पर फोकस करता है कि मेरी चीज़ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कहीं कहाँ से आई। बालक के निर्माण काल की अवस्था सिगमंड फ्राइड के अनुसार यही अवस्था है, बालक के निर्माण काल की अवस्था भी यही है। एज ऑफ इरेशनल थिंकिंग, एज ऑफ रिलेशन थिंकिंग अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं। लैक ऑफ लॉजिक होता है लेकिन अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। बिलीव्स एंड इमिनेंट जस्टिस, सर्वव्यापी न्याय में विश्वास करता है, ऐसा सोचता है कि ऑटोमेटिक जस्टिस, मतलब ऐसा सोचता है कि तुमने बुरा किया था तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा भगवान के द्वारा, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि सभी भाषाएं कौशलों की आधारभूत समझ विकसित कर लेता है बच्चा, ठीक है। जिसमें लिसनिंग आ गया, स्पीकिंग आ गया, रीडिंग आ गया, राइटिंग आ गया। पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर
फिर क्या करेगा, रीड करेगा, फिर राइटिंग करेगा, ठीक है बच्चा। तो LSRW मतलब यहाँ पर सिक्वेंस चलता है। बेसिकली कोई सिक्वेंस नहीं है, लेकिन बट ऐसा माना जाता है कि ये वाला सिक्वेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स का होता है 1 या 2 बनाता है बस इसमें, पूरी एज में, अर्ली चाइल्डहुड में नंबर ऑफ फ्रेंड्स 1 या 2। और ट्वाइस भी माना जाता है। क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा है सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं पर पूछा जाता है। क्यूरियसिटी, जिज्ञासा होती है बच्चे को जानने की बहुत तेज़ी से, ठीक है। लर्निंग ऑफ इमिटेशन, अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा, ठीक है, नकल करके बहुत जल्दी सीखता है यहाँ पर बच्चा, ठीक। लर्न अब आ जाओ लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड क्या होता है? लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। परवर्ती, वो पूर्ववर्ती थी, ये है परवर्ती। और इसका जो टाइम पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था बोलते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं। प्रारंभ विद्यालय की आयु इसे ही कहा जाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ से प्रारंभ करता है स्कूल जाना एक्चुअल में, ठीक है। स्कूल एज, सच में बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर गैंगेज भी बन जाती है, ठीक है, गैंगेज बन जाती है। वहाँ टेम्परेरी गैंगेज बनती थी, मतलब यहाँ पर गैंगेज बनती है तो टोली अवस्था बनती है, ठीक है। और एज ऑफ स्यूडो मेजोरिटी, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बताता है। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, ये सब स्यूडो मेच्योरिटी आती है यहाँ पर। यूनिक टाइम होता है, अनोखा काल है। ये किसका? लेटर चाइल्डहुड का एक अनोखा काल है। इसको हम यूनिक टाइम भी बोलते हैं, यूनिक टाइम भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ट्रबलसम होता है, क्वारलसम होता है। क्वारलसम एज बोलते हैं, परेशान करता है यहाँ पर बच्चा, बहुत ज़्यादा परेशान करता है फैमिली मेम्बर को, टीचर्स को, ये सब उत्तर वाले अवस्था में, ठीक है। ट्रबलसम करता है, क्वारलसम करता है एज, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है यहाँ पर, बहुत तेजी से होता है मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, बट ग्रोथ डेवलपमेंट कम होता है यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एडोलसेंस। अब एडोलसेंस किस अवस्था में आता है? अब एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस किशोर अवस्था होती है, 12 से 18 वर्ष होती है। अगर WHO के अकॉर्डिंग कहेंगे तो 10 से 19 साल की होती है। लेकिन एडोलसेंस जो होता है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन, बचपन का, और एडल्ट मतलब होता है पूर्णावस्था के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, एडोलसेंस कहलाता है। ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं इसे, परिवर्तन काल बोलते हैं, परिवर्तन काल बोलते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं। एडोलसेंस केम फ्रॉम लैटिन वर्ड एडोल की एडोसीरिया विच मीन्स टू ग्रो टू मेच्योरिटी। इसका मतलब होता है जो इसका परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो मेच्योरिटी। WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 ईयर वर्ष होता है। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्टॉर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक सेंटेंस या कोट कहें, या कोट कहें तो स्टर्नी हॉल ने दिया था। स्टर्नी हॉल की बुक जो थी एडोलसेंस थी, क्या थी? एडोलसेंस। स्टर्नली हॉल की जो बुक थी एडोलसेंस किसने दी? स्टर्नली हॉल ने दी, ठीक है। पर परिपक्वता आई नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, पूरी तरीके से परफेक्टता आती नहीं है इसमें। लीडरशिप स्किल्स डेवलपमेंट, यहाँ पर लीडरशिप की जो स्किल्स होती है, कौशल विकास हो जाता है। पोवर्टी यौवन, पोवर्टी कहाँ पर आता है? किशोरावस्था में आता है। पोवर्टी कहाँ था? पोवर्टी यौवन होता है। सेक्सुअली एक्टिवेट मेच्योरिटी हो जाती है इसमें, बच्चा क्या होता है, इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं 10 से 13 वर्ष की अवस्था में गर्ल्स के, और 13 से 16 अवस्था में बॉय के, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब एडोलसेंस दो तरीके से बटा, एडोलसेंस भी दो तरीके से बटा, जैसे कि चाइल्डहुड बटा था। एडोलसेंस होता है अर्ली एडोलसेंस, पूर्व किशोरावस्था, और लेटर एडोलसेंस, उत्तर बाल्यावस्था। अर्ली एडोलसेंस देखा जाए तो 12 से 16 वर्ष, 12 से 16 वर्ष की अवस्था। उत्तर किशोरावस्था देखा जाए तो 16 से 18 वर्ष, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ एडोलसेंस की बात करते हैं। थ्योरी या प्रिंसिपल एडोलसेंस, सिद्धांत या थ्योरी। तो दो तरह की थ्योरी होती हैं। थ्योरी ऑफ सेल्टेटरी डेवलपमेंट होता है, त्वरित विकास का सिद्धांत बोलते हैं इसे। थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, क्रमिक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो जब बच्चे में सडन चेंज आ जाए तो तुरंत विकास का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ सेल्टेटरी डेवलपमेंट होता है, सडन चेंज बाय एक्सटर्नली हॉल बोलते हैं कि जब बच्चे में तुरंत विकास का सिद्धांत आ जाए या सल्टेटरी डेवलपमेंट हो जाए तो अलग चीज़ है। और थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे सीक्वेंस चेंज होता है, वह थर्नाडेक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? थर्नाडेक के द्वारा दिया है क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। करेक्टरटाइज ऑफ एडोलसेंस, इसकी विशेषताएं क्या है? पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, अगर हम कहें आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट कहाँ जाता है? किशोरावस्था में। एडोलसेंस इज द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड, मतलब चौखट दहलीज से व्यवस्था की ओर जाएगा, ठीक है, ठीक।
Adolescence is the threshold of adulthood. Adolescence is the bridge between childhood and adulthood. वोकेशनल एनजाइटी भी आने लगती है, व्यावसायिक वोकेशनल एनजाइटी भी आने लगती है। गोल्डन एज भी इसी को कहा, स्वर्णकाल कहा। स्प्रिंग सीजन भी इसी को कहा। दिमाग की दुनिया, अलग ही लेवल बन जाता है यहाँ पर बच्चे का। ठीक है, आगे बढ़े। एज ऑफ हीरो वर्शिप, मतलब वीर पूजा करने लगता है, किसी को मॉडल मान लेता है, आइडियल मान लेता है, उसकी ही पूजा करता है, उसके ही आदर्शों को फॉलो करके अनुकरण करने लगता है। एडोलसेंट ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है। ठीक है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट, बुद्धि का अधिकतम विकास यहीं पर होता है। मैक्सिमम डेवलपमेंट इंटेलिजेंट, ठीक है, बुद्धि का अधिकतम विकास यहीं पर होता है। डे ड्रीमिंग करने लगता है, दिव्य स्वप्न करने लगता है। इमेजिनिंग वर्ल्ड बिना एक्शन किए, अगर बिना कार्य किए वह इमेजिनिंग करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कल्पनाएं करना स्टार्ट कर देता है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का विकास करने लगता है बच्चा यहाँ पर। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी होती है यहाँ पर। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, समायोजन का अभाव दिखता है यहाँ पर। ठीक है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वोकेशनल एंजाइटी, कैरियर फ्रस्ट्रेशन, ये सभी तुम्हें यहाँ पर ही दिखेंगे। मेंटल इंडिपेंडेंट एंड फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना यहाँ पर आ जाती है। मानसिक स्वतंत्रता की भावना लैक पाया जाता है, और फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना भी यहीं पर जन्म लेती है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी, सही दिशा ना मिलने पर क्या होता है, वो क्रिमिनल टेंडेंसी में आ जाता है। इफ़ देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, अगर यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया गया तो वो क्या बन जाएगा, एक अपराधी बन जाएगा। सही दिशा ना मिले तो वो क्या बन जाएगा, तो अपराधी बन जाएगा। अगर सही दिशा मिले तो स्पेस मिलना चाहिए उसे, उससे डिस्कशन करना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए, उसे काउंसलिंग देना चाहिए। ठीक है। अब इसी में दो प्रकार के और डिसऑर्डर आते हैं। डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, जिसे हम ईटिंग डिसऑर्डर होता है रिलेटेड टू एडोलसेंस बोलते हैं। किशोरावस्था में संबंधित कुछ खाने से संबंधित कुछ विकार हैं, उनको पढ़ना है। दो प्रकार के हमने एक विकार पढ़े, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा एक स्पेशल गर्ल्स में देखा जाता है कि मैं मोटी हो रही हूँ, उन्हें एहसास होता है कि मैं ज़्यादा खा रही हूँ, तो वो खाना छोड़ देती हैं। इसे डिप्राइव ऑफ फूड, मतलब होता है क्या, खाने से वंचित हो जाती हैं गर्ल्स। ठीक है। बुलिमिया क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा जो होता है किशोरावस्था में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही देखा जाता है। वह बहुत ज़्यादा खाता है लेकिन वॉमिट कर देता है, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, अजीब सा फील करके वॉमिट कर देता है। ठीक है। एक होता है बिंज, तीसरा है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, लगातार खाते जाते लेकिन वॉमिट नहीं करना है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है, लगातार खाता रहता है लेकिन वॉमिट नहीं करता है। अगर वॉमिट कर दिया बुलिमिया नर्वोसा हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, विकास के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ विकास कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। विकास कंटिन्यूस होता है, निरंतर होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, इंडिविजुअल्स होती है। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्ति विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है। व्यक्ति की विभिन्नताएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, मतलब पैटर्न सबके लिए एक जैसा ही होता है यहाँ पर। ठीक है। जो डेवलपमेंट में है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, सबके लिए पैटर्न एक जैसा ही होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। डेवलपमेंट हमेशा सामान्य से विशिष्ट की होता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, मतलब एकीकरण होता है। प्रिंसिपल जो होते हैं एक दूसरे से एकीकरण होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, और प्रिंसिपल क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटर रिलेशन होते हैं। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, मतलब होता है इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अगर छोटे में अगर अच्छे तुम प्रतिभाशाली हो तो मान के चलते हैं कि बड़े में भी तुम प्रतिभाशाली हो, तुम अच्छा भविष्य अपना बना सकते हो। ठीक है। नौवां देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। प्रिंसिपल में एक डायरेक्शन की डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो किस तरीके से विकास होगा। डेवलपमेंट इज स्पायरल एंड नॉट लीनियर, डेवलपमेंट हमेशा स्पायरल की होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, वर्तुलाकार चलता रहता है, लेकिन लीनियर सीधा नहीं चलता। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर, तो पहला जो डेवलपमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बाद के डेवलपमेंट से। ठीक है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग,
जो डेवलपमेंट होता है वो किसका, मैच्योरेशन और अधिगम का एक प्रोडक्ट होता है, लर्निंग का अधिगम का प्रोडक्ट होता है। मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता और सीखने का प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट, ठीक। जरूरत क्यों पड़ी सिद्धांतों की, जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट जो है वो बड़ा डोमेन है। डेवलपमेंट इसलिए है, इसे अच्छे समझने के लिए सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है। ये सिद्धांत पूरे दुनिया में किसी पर भी लागू होते हैं, मतलब कोई भी बच्चा हो, ये डेवलपमेंट हर जगह लागू होते हैं। अगर प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें, लगातार होता है विकास। कंटिन्यूटी मतलब विकास की शुरुआत तब से है, विकास की शुरुआत तब से हो जाती है जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है और मृत्यु तक चलती रहती है, रुकती नहीं है, मरणोपरांत तक ही चलती रहती है। सेल से क्या बनी है, सेल से क्या होता है, सेल से बनी है फुल बॉडी ह्यूमंस, बॉम टू टॉम बोलते हैं, कैप्शन टू कर्व तक चलती है। विकास एक मॉडिफिकेशन होता है। विकास में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता रहता है। मॉडिफिकेशन डायनेमिक है, परिवर्तनशील रहेगा, परंतु रिवर्सिबल कभी नहीं होता, ठीक है। विकास की प्रकृति जो होती है, मॉडिफिकेशन होती है, परिवर्तनशील होती है, संभव है, बट इज नॉट रिवर्सिबल। विकास में डिके पॉसिबल है, इसी को हास कहते हैं। विकास में डिके पॉसिबल हो सकता है, इसी को हास बोलते हैं। अब आ जाते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब अलग जो रेट ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में जो होते हैं वो यूनिफॉर्म एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो वृद्धि और विकास की गति दर भिन्नता होती है। विकास सीक्वेंस और ऑर्डर में होगा, ध्यान रखना, ना कि स्टेप बाय स्टेप स्टेज के रूप में चलेगा, लेकिन रेट सबके लिए एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। इन्फेंसी होती है, जो इन्फेंसी पीरियड होता है, 0 से 2 वर्ष की में चलना सीख लेता है बच्चा, लेकिन सभी बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों, कुछ बच्चे 9 मंथ में ही चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे 1 साल में चलना शुरू करते हैं। यही दर होती है, यही रेट होती है, यही भिन्नता होती है। इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं, इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल व्यक्तित्व अंतरत्व का सिद्धांत बोलते हैं। 2 व्यक्तियों में व्यक्तित्व अंतर होते हैं, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, किसी में इंटरेस्ट है, किसी को उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो इंटरेस्ट है किसी के, देखो इंडिविजुअल डिफरेंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इंटरेस्ट में हो सकते हैं, एप्टीट्यूड में हो सकते हैं, एटीट्यूड में हो सकते हैं, मोटिवेशन में होता है, क्रिएटिविटी में हो सकता है, एक्सपीरियंस में हो सकता है, हाइट में हो सकता है, आइडियाज़ में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, हेरिडिटी में हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण एक ही हो सकता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, दोनों का ही इंटरेक्शन होता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती यूनिफॉर्मिटी, चौथे बता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, विकास की क्रम एक रूपता होती है। विकास का जो ऑर्डर है वो सभी के लिए एक रूपता पाई जाती है, सभी के लिए। ऐसा नहीं है चाइना के बच्चे के लिए विकास अलग होगा और इंडिया के लिए विकास अलग होगा, ठीक है, नहीं। सभी पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं जन्म ले रहे हैं, सबके विकास अलग अलग एक ही रूप में होगा, ठीक है। चाहे पूरी दुनिया के बच्चे, विकास एक ही क्रम होगा, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्ड, सभी एक जैसा होगा। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेशल, डेवलपमेंट होता है समान से विशिष्ट की ओर चलता है। तो जनरल एक्टिविटी जो होती है, पहले हम जनरल एक्टिविटी करते हैं, फिर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के रूप में काम करता है। तो बच्चा पहले क्या करता है, चलना, क्या करता है, रेंगना स्टार्ट करता है, फिर चलना स्टार्ट करता है। इसी प्रकार बच्चा पहले अपने हाथों को उठाना सीखता है, फिर इसके बाद क्या करता है, हाथों से लिखना स्टार्ट करता है। जब बच्चा अपना पहले पूरे शरीर की एक्टिविटी करता है, फिर बच्चा अपनी पूरी एक्टिविटी करने लगता है। विकास जो होता है ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर जाता है, ठीक है। समान से विशिष्ट क्रियाओं की नियम पर चलता है, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब होता है एकीकरण का सिद्धांत। क्या होता है, आप पैरों और हाथ का चलाना सीख रहे हो, तो फिर शरीर का इस्तेमाल करना भी सीख रहे हैं। इंटीग्रेशन है, एक दूसरे से इंटीग्रेट करते हैं, और फिर हाथ पैर और पूरी बॉडी को एक साथ इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ आप एकीकृत करके फिजिकल डेवलपमेंट जितने भी एक्सपेक्ट हैं एक साथ उनकी यूज़ करना सीख जाते हैं, ठीक है। सीधे बात कहें तो कार सीख रहे हो तो क्या होगा, पहले क्लिच सीखोगे, पहले हैंडलिंग पकड़ना सीखोगे, तो ये प्रकार का कोऑर्डिनेशन बनता है। जब कार चलाना भी एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन है। आइस, पैर और लेग और हाथ, दोनों सभी बॉडी ब्रेन हो गया, बॉडी हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया, इसमें बैलेंस जो बनाना था उसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। विकास के सभी पहलू, चाहे सोशल हो, कॉग्निटिव है, फिजिकल है, इमोशनल, ये सभी आपस में इंटीग्रेट होते हैं, लेकिन ये जब साथ मिलकर काम करेंगे एकीकरण का सिद्धांत बन जाएगा, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या होता है? परस्पर संबंध का नियम होता है। एक पहलू विकास एक दूसरे पहलू का विकास से है, ठीक है। इंटीग्रेशन होता है, विकास के में बड़े ब्रॉड होते हैं। फिजिकल होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और इन एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और इंटीग्रेशन होते हैं, एकीकरण होते हैं। और ठीक है, अब आ जाते हैं डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल, अनुमान का नियम होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? प्रिडिक्टेबल होता है, जो विकास अनुमान लगाना संभव होता है। कोई बच्चा बचपन में अगर अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो अनुमान लगा सकते हैं वह बड़े होकर अच्छी अंग्रेजी बोलना या अच्छा अंग्रेजी वक्ता बन सकता है, अगर उनका अच्छी तरह से माहौल मिले। एनवायरनमेंट भी यहाँ पर फैक्टर करेगा, ठीक है। 9वां प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का नियम। सेफेलोकॉर्डल्स दो प्रकार के होते हैं, सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, प्रॉक्सिमेटल डायरेक्शन। सिरोपदोमुखी, सर से पैर की ओर जाना, हेड टू टो जाता है। और प्रॉक्सिमेटल होता है सेंटर टू पेरिफेरी होता है, बाहर मतलब केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं समीप। प्रॉक्सिमेटल सेफेलोकॉर्डल को बोलते हैं सिरोपदोमुखी और उसको प्रॉक्सिमेटल बोलते हैं समीप दूरस्थ बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इज स्पायरल इज नॉट लीनियर, विकास जो डेवलपमेंट होता है स्पायरल की तरह जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी कम होता है, कभी धीमे ज़्यादा होता है, कभी धीमे, कभी कम, कभी। विकास वर्तुलाकार होता है, जब छोटे छोटे अर्ली चाइल्ड में आपकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, कभी छोटी रुक जाती है, कभी बढ़ती है फिर रुक जाती है, कभी ग्रोथ बढ़ती है, कभी मोटर डेवलपमेंट बढ़ता है। ये सभी क्या होता है? बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, ठीक है। आगे बढ़े। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर, प्रारंभ विकास महत्वता ज़्यादा है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि पूर्व का विकास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि बाद का विकास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अर्ली डेवलपमेंट लेटर डेवलपमेंट से ज़्यादा है। इनिशियल ईयर बाद के ईयर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन और लर्निंग, विकास अधिगम और सीखने का अनुपात, विकास परिपक्वता तथा सीखने का अनुपात का क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। बालक एनवायरमेंट हेरिडिटी के कारण जो उसकी हेरिडिटी फैक्टर है हेरिडिटी रिलेटेड टू हेरिडिटी और लर्निंग जो आएगी वो प्रैक्टिस इफेक्ट्स या ट्रेनिंग से आएगी। परिपक्वता हमेशा एज के अनुसार आती है, ध्यान रखना। हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, ये सबसे ज़्यादा संबंधित है। इंटरेस्ट क्या होता है? रुचि होता है। एप्टीट्यूड होता है अभिवृत्ति, इस स्किल को परस्यूड करने की क्षमता या है या नहीं, एप्टीट्यूड कहलाती है। किसी को टीचिंग करना पसंद हो, उसके एक्सप्लेन करना ना होता किसी को टीचिंग पसंद है पर उसको एक्सप्लेन करना ना आता हो तो उसी बोलते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है। एटीट्यूड क्या था? अभिक्षमता बोलते हैं, जिसमें बिलीव्स होते हैं, उसके आइडियाज़ होते हैं, नज़रिया होते हैं। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड अलग अलग दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट और इफेक्ट क्या है उसका? प्रभाव का, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव का। जो हमने अपने पूर्वज से मिले हैं उस जीन्स के रूप में, वो हमेशा ट्रांसफर क्रोमोसोम के रूप में होते हैं, उन्हें बोलते हैं आनुवंशिकता। जो वातावरण से मिले, जो हमारे जीन्स डीएनए आरएनए को छोड़कर जो कुछ भी हमें सब वातावरण से मिला वो एनवायरनमेंट होता है। जैसे न्यूट्रिशन मिला हमें, एजुकेशन मिला, ट्रेनिंग मिला, सोशल मिला, ठीक है। हेरिडिटी आनुवंशिकता होता है। एट ऑल क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड हेरिडिटी। एक बच्चे के माता पिता में विरासत में मिले जो सभी गुण आनुवंशिकता भी कहा जाता है। जैसे नेचर हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, आंखों का रंग हो गया, आवाज़ हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर, ओबिसिटी, हेयर स्टाइल, ये सब हेयर टाइप जो सब क्या से आनुवंशिकता। आनुवंशिकता स्थिर स्टेटिक्स फिक्स होती है, जीनोटाइप कहलाती है। बीमारियों में भी ट्रांसफर होती है, बीमारियां भी ट्रांसफर होती हैं। ओबिसिटी हो गया, ऑप्शनल बीमारियां होंगी, आईक्यू लेवल हो गया, टेम्परामेंटल इंटेलिजेंट हो गया, कलर हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, नेचर हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, वॉइस हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ये सभी चीज़ क्या होती है? हेरिडिटी से मिली होती है, ठीक है। आनुवंशिकता मानव विकास व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। आनुवंशिकता वह है जो व्यक्ति के साथ पैदा होती है। लिमिट सेट कर देती है हेरिडिटी, ध्यान रखना एक चीज़ बस यहाँ पर क्या कर देती है? हेरिडिटी एक लिमिट सेट कर देती है, ठीक है। अपर हेरिडिटी और लोअर हेरिडिटी के बीच में जो एनवायरनमेंट होता है ईवीएस वर्क करता है। हाउ फार वी कैन गो, हम कितना दूर जा सकते हैं, लिमिट सेट कर देती है हेरिडिटी, ध्यान रखना बस। गर्भाधान के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं में से मिलन से डिंब का निषेचन होता है और निषेचन अंडे का युग्मक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट में 46
क्रोमोसोम होते हैं और जो कि जीन्स के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 23 पेयर बनते हैं, 22 पेयर सेम होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। जो फिक्स होते हैं वो ऑटोसोम बोलते हैं। और 23वां पेयर अगर जो होता है वो फॉर्म डिसाइड करता है, वो क्या करता है, डिसाइड करता है 23वां पेयर डिसाइड करता है कि वो बच्चा मेल बनेगा फीमेल बनेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हेट्रोसोम, जो 23वां पेयर करता है, ठीक है। जब एक्स वाई हो तो मेल बनेगा, जब एक्स एक्स बनेगा तो फीमेल बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। आइडेंटिकल एंड फ्रैक्शनल ट्विंस, एक रूपी समझ जे पूछा जा सकता है, एक रूपी नमज और द्विरूपी युग्मज। सेम डिफरेंस सेम सेक्स हो तो एक रूपी बोलते हैं, आइडेंटिकल होगा, और फ्रैटर्नल बोलते हैं डिफरेंट सेक्स में, ठीक है। फ्रैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, डेवलप्ड फ्रॉम 2 सेट ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स, ठीक है, और सेम सेक्स और 1 ऑफ ईच, ठीक है, 1 ऑफ ईच। ये हमसे पूछा नहीं जाएगा जानता। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं डेवलप्ड फ्रॉम द सेम एग एंड स्पर्म, सेम एग और सेम सेक्स बोलते हैं, ठीक है, सेम। ये आइडेंटिकल ट्विंस की बात होती है, आइडेंटिकल ट्विंस। और जो होता है फ्रैक्शनल ट्विंस, तो इसमें ठीक एक एग होता है, एक स्पर्म होता है, तो आइडेंटिकल ट्विंस बनेगा, और 2 एग होंगे 2 स्पर्म होंगे तो ये फ्रैक्शनल ट्विंस होंगे, ठीक। एनवायरनमेंट क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट होता है पर्यावरण, जीन्स को छोड़कर सब कुछ जो व्यक्ति को प्रोवाइड कर सकता है, जैसे एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, ये सब एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट डायनामिक होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट सराउंडिंग, जो हमारी जो आसपास के जो वातावरण में जो इन सभी चीज़ें एनवायरनमेंट क्या करता है, इंक्लूड कर देता है। एनवायरनमेंट कंसिस्ट बना होता है फिजिकल, सोशल, मोरल, इमोशनल, पॉलिटिकल, कल्चर, इमोशनल फोर्सेस से बना होता है, ठीक है। अब नेचर और नर्सरी की बात करते हैं, प्रकृति और नर्चर की, पोषण की बात करते हैं। प्रकृति जो नेचर होती है, जो हेरिडिटी होती है, स्टैटिक होती है, नो चेंजेबल होती है, और नर्चर जो होता है पोषण की बात करता है। पोषण की बात करता है, डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, ठीक है, बस इतना याद रखना। विकास जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जटिल अंतक्रिया से बना होता है, बीच की जटिल क्रिया होती है, और इनका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुण प्रोडक्ट होता है। ये अडेप्टिव नहीं होते, मतलब एडिटिव नहीं होते, इनको हम जो ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक। अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ, अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ के हिसाब से देखा है तो जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बोथ आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, मतलब दोनों ही आवश्यक हैं। हेरिडिटी किसी भी क्षेत्र से अधिक हो सकती है और डेवलपमेंट किसी भी क्षेत्र में से अधिक हो सकता है, लेकिन हम 50-50 नहीं लिख सकते कभी भी, ध्यान रखना, 50-50 कभी नहीं कह सकते। आप कहेंगे जॉन ग्रेगर मेंडल प्रोपाउंड द 3 ऑफ वंशानुक्रम के नियम सिद्धांत किए थे, लॉ ऑफ हेरिडिटी दिए थे। इसमें से 3 लॉ दिए थे। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन होता है, गुण बट सकते हैं संतानों में, ध्यान रखना, गुण बट सकते हैं संतानों में, ठीक। लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, प्रभाविकता का नियम, एकल लक्षण होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टोरमेंट होता है, स्वतंत्र अपन्यूवन का नियम बोलते हैं इसे, ठीक। अगर हम कहें एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन करें इसका, एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन होगा, एजुकेशन शैक्षिक अनुप्रयोग में टीचर को नॉलेज होगी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और वे कंडक्टिव होते हैं, कंडक्टिव एनवायरनमेंट, बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें बच्चे को, जिससे क्या सोशल, इमोशनल और क्लासरूम एजुकेशन हो सके, और फ्रूटफुल एनवायरनमेंट दे सकें, ठीक है, बच्चे को। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और यहाँ से हमारा एक पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम थ्योरीज़ पे पढ़ेंगे, अब हम यहाँ से थ्योरीज़ पढ़ेंगे। सभी थ्योरीज़ होंगी, लर्निंग थ्योरीज़ होंगी, ये सब लॉजिकल मॉडल ऑफ थ्योरी, ब्राउन फ्रेमवर्क, सब थ्योरीज़ हैं, इनको बारे में एक एक करके हम पढ़ना पड़ेगा थ्योरीज़ को, ठीक है।